द टाइगर किंग एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपनी मृत्यु को टालने के लिए कई बाघों को मार डालता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाता और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस राजा की मृत्यु की कहानी जितनी रोचक है, उसका जन्म की कहानी भी उतना ही रोचक है। यह कहानी है प्रतिबंधपुरम की, जहां एक राजा के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। जब यह बच्चा 10 दिन का हो जाता है, तब इसके भविष्य के बारे में जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी लोगों को बुलाया जाता है। दरबार में सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे और राज्य के लोग भी आए हुए थे। तभी ज्योतिषी उस बच्चे की आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हुए कहता है, यह बच्चा बड़ा होकर वीरों का वीर, नायकों का नायक बनेगा और योद्धाओं का योद्धा बनेगा। लेकिन इतना बोलने के बाद ही जो उन्हें आगे बोलना था वो खुद ही निगल लेते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी दरबार के बैठे हुए लोग उन्हें आग्रह करते हैं कि वो आगे की बात को बताइए। तभी वहां बैठे ज्योतिषी कहते हैं, महाराज, यह बातें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप मुझे विवश कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं बता देता हूँ। यह बच्चा एक गलत नक्षत्र में जन्म लिया है, जिसके कारण इसकी मृत्यु एक दिन होना निश्चित है। ज्योतिषी का इतना ही कहना था, तभी वहां एक चमत्कार हो जाता है। वह 10 दिन का बच्चा जो पालने में झूल रहा था, वह बोल पड़ता है, अरे ओ ज्ञानी लोग। उस बच्चे का इतना ही बोलना था कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कौन बोला, कौन बोला? तभी वह बच्चा फिर से बोलता है, अरे ओ ज्ञानी लोग, यह मैं हूं जो बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, यह जानने के लिए कि मेरी मृत्यु होगी। इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। मुझे तुम्हारी यह भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप में थोड़ी सी भी ज्ञान हो तो आप सिर्फ इतना कह दो, मेरी मृत्यु किस कारण से होगी। जैसे वो 10 दिन का बच्चा यह सब बोलता है तो दरबार में सन्नाटा छा जाता है। एक ज्योतिषी तो बड़े आश्चर्य से उस बच्चे की आंखों पर आंखें डालकर देखने लगता है। तभी राज दरबार में बैठे सभी लोग ज्योतिषी को विवश करते हुए कहते हैं और इस बच्चे का मृत्यु कारण को बताने के लिए कहते हैं। तभी ज्योतिषी कहते हैं, देखो, यह बात हमें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन आप लोग हमें विवश कर रहे हो तो मैं कह देता हूं। इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ यानी कि बैल। और आप जानते हैं, एक बाघ और एक बैल एक दूसरे का शत्रु होता है। इसी कारण से इस बच्चे की मृत्यु एक बाघ से होनी है। बाघ से मृत्यु का नाम सुनकर कोई भी कांपने लगता है, लेकिन वह बच्चा डरता नहीं है, बल्कि दहाड़ते हुए कहता है, बाघ सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं। इसके बाद और कोई चमत्कार नहीं होता। यह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और ताकतवर होते जाता है। इस बच्चे का देख रेख भी बड़ी खास अंदाज से होता है। क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, इसलिए हमारे देश में सारी स्पेशल चीजें इंग्लैंड से ही मंगाई जाती थी। इस बच्चे की देखरेख के लिए इंग्लैंड से एक दाई मंगाई जाती है। इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए इंग्लैंड से एक गाय मंगाई जाती है और इसे पढ़ाने के लिए भी इंग्लैंड से एक शिक्षक आते हैं। और तो और यह बच्चा बॉलीवुड फिल्म ना देख करके सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड फिल्म देखता था। यह बच्चा एक शाही घर के बच्चे की तरह अपनी जिंदगी को जी रहा था। जो भी इसके साथ युद्ध करता उसे वह पराजित कर देता। यह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ और भी बलवान होते चला गया। जब इसकी उम्र 20 साल की हो जाती है, तब राज चलाने की जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन अभी भी वहां के सभी लोगों को मालूम था कि इस बच्चे की मृत्यु एक बाघ से होनी है। फिर यह राजा कैसे बन सकता है? शीघ्र ही यह बात लोगों के कानों से होते हुए राजा के कान तक पहुंच जाती है। प्रतिबंधपुरम राज्य में कई जंगल हुआ करते थे और उसमें बाघों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। कहा जाता है कि हम अपनी जान को बचाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो एक बाघ ही क्यों ना हो। राजा अपने शिकारियों के साथ जंगल चला जाता है और वहां जाते ही राजा को एक बाघ दिखाई देता है। राजा उस बाघ को अपनी बंदूक से मारता है, लेकिन राजा भले ही हाथों से बहुत ही बलवान था, पर उसे बंदूक चलाना आता ही नहीं था। वह गोली बाघ के ऊपर ही मारा था, लेकिन गोली बाघ के कानों को छूते हुए आगे निकल जाती है और बाघ सचेत हो जाता है। बाघ अपनी पूरी ताकत से राजा की ओर झपटता है। राजा अपनी बंदूक को फेंककर उस बाघ से लड़ना शुरू कर देता है। राजा
हाथों से बहुत ही बलवान था। वह बाघ को इतनी बार पटकता है कि बाघ अपना दम तोड़ देता है और इस तरह से राजा बाघ को मार देता है। जब बाघ मर जाता है तब राजा अपने सैनिकों से कहता है, चलो इसे उस पंडित के पास ले चलो जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि मैं बाघ के हाथों मारा जाऊंगा। राजा बाघ के साथ ज्योतिषी के पास पहुंचता है और कहता है, तुम्हारी भविष्यवाणी तो गलत हो गई। तुमने कहा था मैं बाघ के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन देखो मैंने बाघ को मार दिया है। तब ज्योतिषी कहता है, महाराज मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। आपको अपनी मृत्यु को टालने के लिए इसी तरह से 100 बाघ मारने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी मृत्यु के कारण 100वां बाघ बनेगा। राजा कहता है, अगर मैं 100वां बाघ को भी मार दूं तो? तब ज्योतिषी कहता है, महाराज मेरी ज्योतिषी की किताब के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा संभव होता है तो मैं ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा और मैं अपनी ज्योतिषी की किताब को जला दूंगा, अपने सर की चोटी को काट दूंगा और बालों को ट्रिम करवा लूंगा और फिर मैं इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दूंगा। तब राजा कहता है, फिर मैं तुमको 100 बाघ मारने के बाद ही मिलता हूँ। राजा अगले ही दिन अपने राज्य के सारे शिकारियों को बुलाता है और यह घोषणा करता है, अब कोई भी शिकारी जंगल में किसी भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, और अगर कोई भी ऐसा करने का प्रयास करता है जिससे बाघ घायल होता है तो उसकी सारी संपत्ति को हम जब्त कर लेंगे और उसे इस राज्य से निष्कासित कर देंगे। राजा का यह घोषणा लोगों के कानों कान होते हुए बाघों के कान तक पहुंच जाती है और बाघों में जश्न बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी शिकारी बाघ का शिकार करने के लिए जंगल नहीं आएगा। लेकिन राजा प्रत्येक दिन अपने शिकारी के साथ जंगल जाकर के बाघों का शिकार करना शुरू कर देता है। तभी एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम घूमने के लिए आता है। उसे भी बाघों का शिकार करके मरे हुए बाघ के सामने बंदूक तान करके फोटो खींचने का बड़ा ही शौक था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वह राजा को एक खत लिखता है ताकि उसे जंगल में बाघ का शिकार करने का अनुमति मिल जाए। राजा इस खत को पढ़ करके बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह अपने मंत्रीगण के साथ बैठक करता है। मंत्री राजा से कहता है वह भी उस ब्रिटिश ऑफिसर को एक खत लिखे। राजा उस ब्रिटिश ऑफिसर को जवाब में एक खत लिखता है जिसमें वह लिखता है, महोदय आप हमारे राज्य में आए हो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप जिस उद्देश्य से हमारे राज्य पे आए हो मैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत ही सारे बंदोबस्त है, जैसे कि आप अपने शिकार के लिए हमारे यहाँ के चूहे को मार सकते हैं, और हाँ हमारे यहाँ पे मच्छरों की भी कमी नहीं है। आप अपनी शिकार की इच्छा को पूरा करने के लिए मच्छर भी मार सकते हैं, लेकिन बाघ का शिकार तो केवल मैं ही करूंगा। यह बात जानकर ब्रिटिश ऑफिसर दोबारा एक पत्र लिखता है और राजा से कहता है, राजा साहब आप ही बाघ मार ले, मैं तो बस आपके द्वारा मारे गए बाघ के सामने एक बंदूक तान करके फोटो खिंचवा लूंगा। राजा इस बात को भी स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसे डर होता है कहीं दोबारा ऐसा ही ब्रिटिश ऑफिसर और ना आ जाए, फिर वो किन किन लोगों को समझाएगा। लेकिन उसे यह भी डर रहता है कहीं ये ब्रिटिश ऑफिसर नाराज ना हो जाए, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो हो सकता है कि वो हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दे और हमारे इस राज्य को अपना गुलाम बना ले। राजा फिर अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता है। उसके मंत्री राजा को कहते हैं, राजा साहब ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को कोई भेंट देकर उसे खुश कर दीजिए, क्योंकि उसकी पत्नी उस ऑफिसर को मना करके वापस चली जाएगी। राजा दीवान साहब को कोलकाता के ब्रिटिश ज्वेलरी शॉप भेजता है और कहता है वहां से 50 डायमंड रिंग सैंपल के रूप में लेते आओ और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को दिखाओ, जो भी उसे अच्छा लगे उसे गिफ्ट के रूप में दे दो। दीवान साहब 50 डायमंड रिंग्स सैंपल के तौर पर ले आते हैं और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को दिखाते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी जो थी वो उस ब्रिटिश ऑफिसर से भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो सारी 50 डायमंड रिंग्स को अपने पास रख लेती है और महाराज को एक खत लिख करके धन्यवाद देती है और वो उस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ उस राज को छोड़ करके वहां से चली जाती है। अगले ही दिन महाराज के दरबार में 2 लाख का बिल आ जाता है, लेकिन राजा फिर भी खुश होता है क्योंकि गया तो गया, सिर्फ थोड़ी पैसे ही गए हैं, लेकिन जंगल में बाघ तो बच गए। अब राजा अपने शिकारियों के साथ जंगल में जाकर के बाघों का शिकार करना शुरू कर देता है। लगभग 10 सालों में वह 70 बाघों का शिकार कर लेता है। अब
हालात कुछ ऐसा हो जाता है कि जंगल में बाघों की संख्या ही खत्म हो जाती है। कुछ बाघ अपनी जान बचाकर के दूसरे राज्य में भाग गए थे। कुछ बाघों ने बैसल रहने की कसम खा ली थी, क्योंकि उसने सोचा अगर शादी हुई तो बच्चे होंगे और यह राजा उन बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा। राजा काफी चिंतित हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 30 ही बाघ बचे थे जो राजा की किस्मत को बदल सकता था। एक दिन राजा गुस्से में आकर के अपने दीवान साहब को बुलाता है। दीवान साहब दौड़ता हुआ राजा के पास आता है। राजा अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, दीवान साहब, क्या आपको पता है अभी भी हमारे इस बंदूक से 30 बाघों का मरना बाकी है। दीवान साहब घबराता है और घबराते हुए राजा से कहता है, महाराज, जरा बंदूक को हटा करके आप हमसे बात करें। कहीं गलती से आपकी बंदूक चल गई तो मैं मारा जाऊंगा। राजा बंदूक हटा लेता है और कहता है, दीवान साहब, आपको मैं एक काम के लिए बुलाया हूं। दीवान साहब कहता है, फरमाइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राजा कहता है, देखो, शादी करनी है। शादी का नाम सुनकर ही दीवान साहब कांपने लगते हैं और कहते हैं, महाराज, माफ करना, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं पहले से ही 2-2 बीवियों को संभाल रहा हूं और तीसरी को मैं नहीं संभाल सकता। राजा कहता है, अरे, मैं तुम्हारी शादी का बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें मेरे लिए एक कन्या ढूंढना है जिससे मैं शादी कर सकूं, लेकिन लड़की ऐसे राज्य से होनी चाहिए जहां बाघों की संख्या ज्यादा हो। दीवान साहब को समझ में आ जाता है राजा का उद्देश्य यहाँ शादी करना नहीं है, बल्कि अपने शिकार के लिए बाघों का जुगाड़ करना है। दीवान साहब एक लड़की की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत राज्यों में घूमने के बाद उसे एक ऐसा राज्य मिल जाता है जहां बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब राजा उस लड़की से शादी करता है। अब राजा जब भी अपना ससुराल जाता था, तब तब वहां पर 4-5 बाघों को परलोक भेज दिया करता था। इस तरह से बाघों को मारते मारते वह 99 बाघों को मार देता है। उसके ससुराल में भी बाघों की संख्या खत्म हो जाती है। अब राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही बाघ शेष रह गया था। राजा के लिए अंतिम बाघ का शिकार करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गडरिया दौड़ते हुए आता है और राजा को कहता है, महाराज, बचा लीजिए, मेरे भेड़ बकरियां जंगल से गायब हो रही है। पता नहीं कोई जानवर उसे खा जा रहा है। राजा को शक होता है यह कोई बाघ ही हो सकता है। राजा घोषणा करता है, जो भी मुझे उस बाघ को पकड़ने में मदद करेगा या उसकी सूचना मुझे देगा, मैं उसे 3 साल तक का टैक्स माफ कर दूंगा। उसे मेरे यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी और बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा। फिर राजा अगले ही दिन उस बाघ की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन राजा सुबह से लेकर के शाम तक बाघ को ढूंढते रहता है, लेकिन वह बाघ उसे नहीं मिलता। राजा कई दिनों तक बाघ को ढूंढता रहा, लेकिन बाघ उसे नहीं मिलता। वह बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने दीवान साहब से कहता है, लगता है यह गांव वाले मुझे मदद नहीं करना चाहता, इनका टैक्स डबल कर दो। दीवान साहब डरते हुए उनसे कहते हैं, महाराज, अगर हम ऐसा करेंगे तो जानते हैं हमारा ये राज्य इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का शिकार हो जाएगा। राजा गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता पड़ी है तो तुम अपने पद से इस्तीफा दे दो। दीवान साहब को अपना पद खोने का डर लग जाता है। उसे समझ में आ जाता है राजा को समझाना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। दीवान साहब को पता चलता है मद्रास के एक चिड़ियाघर में एक बुढ़ा बाघ है। दीवान साहब उस बूढ़े बाघ को अपना घर ले आते हैं और रात को अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस बाघ को अपनी गाड़ी में बिठा करके जंगल छोड़ देते हैं। अगले दिन राजा शिकार के लिए जब जंगल जाता है, तब वो उस बाघ को रास्ते पर देखता है। बाघ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बंदूक को बाघ की ओर तान देता है। बाघ भी समझ जाता है कि अब उसकी मृत्यु की क्षण आ चुकी है। वह जमीन पर इस प्रकार बैठ जाता है मानो वो राजा से खुद ही कह रहा हो, महाराज, आपकी इच्छा क्या है। और राजा कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और राजा गोली चला देता है। गोली बाघ के कानों को छूती हुई निकल जाती है, लेकिन वह बाघ इतना बुढ़ा था कि गोली की आवाज सुनकर ही वह बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। राजा समझता है कि उसने बाघ को मार दिया है। वह सैनिकों को आदेश देता है, चलो इस बाघ को उस ज्योतिषी के पास ले चलो जिसने भविष्यवाणी किया था कि मैं 100वां बाघ को नहीं मार सकूंगा। राजा उस ज्योतिषी से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो ज्योतिषी के पास जाता है
तो पता चलता है ज्योतिषी तो पहले ही मर चुका है। इधर राजा के शिकारी जैसे ही बाघ को उठाने के लिए जाते हैं, तब तक उस बाघ को होश आ चुका था। वह अपनी आंखों को खोल करके शिकारियों को देखता है। शिकारियों को समझ में आ जाता है कि राजा का निशाना चूक गया है, लेकिन शिकारियों को डर होता है कि अगर वो राजा के पास ये बताने के लिए जाए कि आपका निशाना चूक गया है तो अगला गोली वो शिकारियों को ही मार देगा। फिर सारे शिकारी लोग आपस में राय मशवरा करते हैं और उनमें से एक शिकारी उठ करके आता है और बाघ के कान पर अपनी गन को लगाता है और गोली मार देता है, और इस बार वह बाघ मर जाता है। और फिर राजा की इच्छा के अनुसार ढोल नगाड़े बजाते हुए उस मरे हुए बाघ को राजा के दरबार तक ले आते हैं और बाघ का कब्र वहीं पर खोद दिया जाता है। राजा अब यह निर्णय लेता है कि अब वो बाघों का शिकार नहीं करेगा और अपने परिवार के साथ समय बिताएगा। राजा का अब तक 3 साल का एक बेटा भी हो गया था और उसका जन्मदिन भी आने वाला था। राजा ने सोचा चलो इस बार मैं अपने बेटे का जन्मदिन बड़ा ही धूमधाम से बनाऊंगा, और राजा अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए प्रतिबंधपुरम का एक मॉल जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अतः वह निराश होकर के जब वो वापस आता है तभी उसे फुटपाथ पर एक लकड़ी का खिलौना बेचता हुआ आदमी दिखाई देता है। वह उसके पास जाता है। वहां उसे एक लकड़ी का बना हुआ बाघ दिखता है। राजा उसे खरीदना चाहता है। उस बाघ का कीमत सिर्फ 2 ही पैसे थे, लेकिन दुकानदार सोचता है अगर वह राजा को इसका कीमत सिर्फ 2 पैसा बताएगा तो राजा को लगेगा वह उसे 2 पैसे का चीज दिखा रहा है और उसे गोली मार देगा। फिर वह दुकानदार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और राजा से कहता है, महाराज, जिस लकड़ी के बाघ को आप खरीदना चाहते हैं वह एक महान कारीगर के द्वारा बनाया गया है। इसका एक ही पीस मेरे पास बचा हुआ है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपसे इसका कीमत सिर्फ 200 रुपया ही लूंगा। राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वो खुशी खुशी 200 रुपया दे देता है। फिर राजा अपने बेटे का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से बनाता है। जन्मदिन के बाद जब राजा लकड़ी के बाग से अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है तभी उसके हाथ में एक कील चुभ जाती है, क्योंकि उस लकड़ी के बाग को बनाने वाला कोई एक महान कारीगर नहीं था बल्कि एक महान मूर्ख था जिसने निकली हुई कांटे को स्मूथ किया ही नहीं था। राजा के हाथों में घाव हो जाता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है। अतः राजा को इलाज करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर यह निर्णय लेते हैं कि राजा को बचाने के लिए उसके हाथों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर राजा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। काफी देर के बाद जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है तब डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। सारे मंत्रीगण डॉक्टर से पूछते हैं राजा का क्या हुआ। डॉक्टर बड़े गंभीर स्वर में जवाब देता है, ऑपरेशन सफल रहा लेकिन राजा मर चुका है। और इस तरह से एक लकड़ी का बाघ 100 बाघों का बदला राजा से अकेले ही चुका देता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना।